हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का बायो स्टडीज यूट्यूब चैनल के ऊपर। आज हम चैप्टर नंबर 2 रिप्रोडक्शन इन लोअर एंड हायर एनिमल्स का लेक्चर नंबर 4 देखने वाले हैं। ये चैप्टर नंबर 2 का आपका लेक्चर है महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का। ठीक है, यस सर। तो आज के इस लेक्चर नंबर 4 में हम क्या देखने वाले हैं, उसके पहले ये जो यूट्यूब पे लेक्चर्स चलते हैं ना, ये आपकी विनर की फ्री बैच है। ओके, अगर आपको पेड बैच ज्वाइन करनी है तो डिस्क्रिप्शन में आपकी लिंक है जहां से आप पेड बैच को ज्वाइन कर सकते हो। ओके, तो अब हम देखेंगे आज के लेक्चर के अंदर सबसे पहले देखेंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल। ओके, जो फीमेल के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट होती है। सो मेंस्ट्रुअल साइकिल देखेंगे पहले, उसके बाद हम देखेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस। ओके, अब अगर कंबाइनली बोले तो गैमेटोजेनेसिस देखेंगे, उसके अंदर स्पर्मेटोजेनेसिस होगा और oogenesis होगा, और उसके बाद हम स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म एंड स्ट्रक्चर ऑफ सेकेंडरी उस साइड। ओके, सो ये हम देखने वाले हैं। तो पहले देखेंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होती है, कैसे कौन कौन से फेजेस उस साइकिल के अंदर होते हैं, उसके बाद स्पर्म कैसे बनता है, उसके बाद देखेंगे ओहम कैसे बनता है, फिर स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म और स्ट्रक्चर ऑफ सेकेंडरी उस साइड। बस ये टॉपिक्स हम आज देखने वाले हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है वो मैं यहां पे लिख देता हूं, वो है मेंस्ट्रुअल साइकिल। ओके, कौन सा टॉपिक है? मेंस्ट्रुअल साइकिल। यस सर, मेंस्ट्रुअल साइकिल। अभी जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है ये सिर्फ और सिर्फ फीमेल के बॉडी के अंदर होती है, ये ध्यान में रखना अच्छी तरीके से। ओके, फीमेल के बॉडी के अंदर है। और ये जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है, इसको साइकिल क्यों बोला जाता है? क्योंकि देखो, कोई भी पार्टिकल जब ए से बी में जाता है, बी से सी में जाता है, सी से फिर बाद में ए में आता है, तो इस तरीके से जो कंटिन्यू प्रोसेस चलती रहती है उसे हम क्या कहते हैं? साइकिल कहते हैं। उसी प्रकार से मेंस्ट्रुअल साइकिल एक ऐसा प्रोसेस है जो रिपीट होता रहता है। अब ये प्रोसेस कितने दिन में रिपीट होता है? तो वो होता है आपका 28 डेज। नॉर्मली 28 डेज हम कंसिडर करते हैं, आगे पीछे +2 -2 प्लस 1-2 दिन आगे पीछे हो सकता है। ठीक है, समझ में आ रहा है? यस सर। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल हम इसे बोलते हैं, साइकिल क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये प्रोसेस है जो एक रिपीटेड इंटरवल के बाद होती रहती है, एक फिक्स इंटरवल के बाद रिपीट होती रहती है। ठीक है, वो होती है आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल, जो सिर्फ फीमेल के बॉडी के अंदर होती है। अब इसके अंदर हम देखेंगे फेजेस। ठीक है, अब मेंस्ट्रुअल साइकिल एकदम डिटेल में हम देखने वाले हैं। मेंस्ट्रुअल साइकिल अगर नहीं हुई तो जो वो फीमेल है वो नेक्स्ट जनरेशन को प्रोड्यूस नहीं कर सकती। मेंस्ट्रुअल साइकिल में अगर प्रॉब्लम है, वो कंटिन्यूअस नहीं आती है, या फिर वहां पे कुछ दिक्कत है, ओके, एबनॉर्मलिटीज है, तो नेक्स्ट जनरेशन प्रोड्यूस करने में दिक्कत आती है। ये आपको ध्यान में रखना है। तो मेंस्ट्रुअल जो साइकिल होती है 28 डेज की, वो आपकी 4 फेज के अंदर डिवाइड होती है। कितने फेज? 4 फेज। कौन से? सबसे पहला जो फेज होता है वो होता है आपका मेंस्ट्रुअल फेज। ओके, यस, इसमें हम अलग कलर का पेन लेंगे। पहली फेज हम यहां पे लिखते हैं ए नंबर की, या फिर फर्स्ट नाम देंगे और लिखेंगे मेंस्ट्रुअल फेज। ठीक है, यस, पहली फेज कौन सी है आपकी? मेंस्ट्रुअल फेज है। उसके बाद जो दूसरी फेज है वो है प्रोलिफेरेटिव फेज। प्रोलिफेरेटिव फेज। ओके, यस सर, प्रोलिफेरेटिव फेज। उसके बाद जो तीसरी फेज है वो होती है ओव्यूलेटरी फेज। ओके, यस सर। और जो चौथी फेज होती है वो होती है आपकी सिक्रेटरी फेज। कौन सी? सिक्रेटरी फेज। वो हम देखेंगे, एक मिनट। ये जो फेज है नाम, इसको हम नीचे ले लेते हैं इधर, ताकि सब जो है वो क्लियर दिखे। ओके, अब ये 2 फेजेस को हम थोड़ा इधर साइड में ले लेंगे। ओके, ये हो गया आपका 3 फेज, और जो चौथी फेज होगी वो होगी आपकी ल्यूटियल। देखो, सबसे पहला मेंस्ट्रुअल फेज, प्रोलिफेरेटिव फेज, ओव्यूलेटरी फेज एंड सिक्रेटरी फेज। कौन सी? सिक्रेटरी। ओके, ये आपको क्या करना है, अच्छे से ध्यान में रखना है। सिक्रेटरी फेज को ही हम ल्यूटियल फेज भी
कहते हैं, ठीक है। वो क्लियर एक बात ध्यान में रखना, और में नाम बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जाम में। आपको ये नहीं डालेंगे, दूसरा और में नाम पूछेंगे तो आप बोलोगे ये तो फेज है ही नहीं, तो ऐसा कंफ्यूज हो सकते हो। तो इसलिए और में नाम याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मेंस्ट्रुअल फेज, प्रोलिफेरेटिव फेज, ओव्यूलेटरी फेज और सिक्रेटरी फेज, मतलब आपके जो 28 दिन हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर, वो इस 4 फेज के अंदर डिवाइड किए गए हैं। पहली फेज कितने दिन तक चलती है, तो जो आपकी पहली फेज होती है वो फेज आपका पहले दिन से जो है, ठीक है, वो आपके 5 दिन तक आपकी पहली फेज चलती है। दूसरी जो फेज होती है वो 5वें दिन से 13वें दिन तक आपकी जो है वो प्रोलिफेरेटिव फेज चलती है। और उसके बाद जो ओव्यूलेटरी फेज होती है ये 14th डे में होती है। कितने, कौन से दिन में? 14th दिन, मतलब जो 14वें दिन में जो फेज होती है, एक ही दिन की ये फेज होती है, ओके, वो है ओव्यूलेटरी फेज। और 14 से बाकी आगे 14 to 28 ये दिन तक जो फेज चलती है और वो होती है आपकी सिक्रेटरी फेज। समझ में आ रहा है? यस सर। 1 to 5, 5 to 13, 14 एक ही दिन, और 14 to 28। तो ऐसा 28 दिन का ये लाइफ साइकिल जो है चलता रहता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल जिसे हम कहते हैं। अब अगर हम यहाँ पे बात करें तो आपको समझ में आया होगा कि सबसे बड़ी फेज कौन सी है और सबसे छोटी फेज कौन सी है। आपको एग्जाम में पूछा जाएगा एमएसटी सीईटी में, तो याद रखना, ठीक है। सो आपकी जो ओव्यूलेटरी फेज है सिर्फ एक ही दिन की होती है, इसके कारण हम इसे क्या बोलते हैं? शॉर्टेस्ट फेज, शॉर्टेस्ट फेज, ठीक है। आपको एग्जाम में पूछा जाएगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज शॉर्टेस्ट फेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, तो आपका आंसर क्या होगा? ओव्यूलेटरी फेज होगा। ओके, उसके बाद सिक्रेटरी फेज की अगर बात करें तो ये फेज देखो आप 14th डे से 28 डेज तक, मतलब बीच में जो आएंगे वो 14 डेज आएंगे। 14 दिन की जो साइकिल होगी वो से आपकी फेज कौन सी रहेगी? वो 14 दिन फेज रहेगी आपकी सिक्रेटरी फेज। इसके कारण ये फेज सबसे बड़ी है, लॉन्गेस्ट है। अगर ये देखेंगे ये 5 से 13 है, मतलब ये नियर अबाउट 8 दिन की है, और ये 4-5 दिन की फेज है, ठीक है। इसीलिए सबसे लंबी फेज कौन सी है? सिक्रेटरी फेज। इसको ही हम ल्यूटियल फेज भी कहते हैं। सो अगर आपको पूछा लॉन्गेस्ट फेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, सो योर आंसर शुड बी सिक्रेटरी फेज। ओके, सो यहां पे मैं लिख देता हूं लॉन्गेस्ट फेज, लॉन्गेस्ट फेज। सो लॉन्गेस्ट फेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल इज सिक्रेटरी फेज। ओके, यस सर। अब ये जो पहली फेज है मेंस्ट्रुअल फेज, ये आपको समझ में आ गया ओवरऑल सारी चीजें क्लियरली? यस सर। अब 1 by 1 हम देखते हैं। हमने लेक्चर नंबर 3 में देखा कि आपका जो ओवरी है वो कैसे एक स्ट्रक्चरल डेवलपमेंट ओवरी के अंदर होती है। बस वही चीज आपको इस मेंस्ट्रुअल साइकिल के साथ जोड़नी है, ठीक है। जस्ट आप इमेजिन करो, लेक्चर नंबर 3 अगर आपने नहीं देखा तो पहले देख लो, तब जाके ये आपको पूरा समझ में आ जाएगा, ठीक है। यस सर। अब देखो इसके अंदर जो आपकी मेंस्ट्रुअल फेज होती है, ओके, कौन सी फेज? मेंस्ट्रुअल फेज, जो कि आपकी फर्स्ट फेज है। इसमें ब्लीडिंग होती है, मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग, ठीक है। क्या लिखेंगे? मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग। ब्लीडिंग मतलब क्या होता है? इससे जो है इसके अंदर जो है वो खून बाहर निकलता है। ओके, मेंस्ट्रुअल फेज के अंदर पहली 1 से 5 दिन तक ये जो है फेज जो रहती है मेंस्ट्रुअल फेज, उसके अंदर क्या होता है? ब्लीडिंग होती है। मतलब जो वजाइना है, वजाइनल ओपनिंग जो होती है, उससे ब्लड बाहर निकलता है। समझ में आ रहा है? यस। सो अब मैंने आपको पिछले लेक्चर में पढ़ाया कि फीमेल के अंदर 2 ओपनिंग होती है यूरेथ्रा के अंदर। सबसे पहला होती है वजाइनल ओपनिंग, दूसरी आपकी होती है यूरेथ्रल ओपनिंग। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो जो वजाइनल ओपनिंग है, जिससे क्या होता है फिर ये जो ब्लड है वो रिलीज होता है आपका मेंस्ट्रुअल फेज के अंदर। अब ब्लड क्यों रिलीज होता है? तो देखो, हमने देखा था फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की जब हम डायग्राम देखते तो वहां पे यूटेरस नाम का एक स्ट्रक्चर था बीच में, यूटेरस, ठीक है। ऐसा स्ट्रक्चर जो था बीच में वो था यूटेरस। तो यहां पे जो होता है, यहां पे उस यूटेरस की एक वॉल होती है एंडोमेट्रियम। सो इसीलिए वो ब्रेक होती है, जिसके कारण यहां से ब्लड जाता है। तो इसीलिए हम यहां पे लिखेंगे एंडोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम ऑफ यूटेरस। किसकी? यूटेरस की, ठीक है। एंडोमेट्रियम ऑफ यूटेरस ब्रेक डाउन अंडर द influence of
प्रोस्टाग्लैंडिन्स, ये बात आपको ध्यान में रखनी है, प्रोस्टाग्लैंडिन्स, ग्लैंडिन्स, यस। अब ये जो प्रोस्टाग्लैंडिन्स नाम का एक हार्मोन है, ठीक है, केमिकल है, जो आपके फीमेल के आपके रिप्रोडक्टिव सिस्टम में होता है, तो वो जब रिलीज होता है, जिसके कारण जो एंडोमेट्रियम होता है, किसका है एंडोमेट्रियम, किसकी लेयर है, तो एक शॉर्ट में मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ कि यहाँ पे आपका जो है नीचे आपको पता है सर्विक्स है, नीचे वजाइना है, यहाँ पे होता है यूटेरस, यस। अब इस यूटेरस के अंदर एक वॉल होती है जिसको हम बोलते हैं एंडोमेट्रियम, ये है आपकी एंडोमेट्रियम, और ये जो एंडोमेट्रियम है ना वो ब्रेक होती है, और जिसके कारण ये मेंस्ट्रुअल फेज में वजाइना के थ्रू क्या होता है, ब्लड रिलीज होता है। समझ में आ रहा है, ये एंडोमेट्रियम होती है, यूटेरस की ये वाली लेयर वो होती है एंडोमेट्रियम, वो ब्रेक होती है। अब ये ब्रेक क्यों होती है आपको समझ में आ जाएगा जब हम लास्ट वाली ये फेज देखेंगे, तब बाद में फिर से कैसे ये ब्रेक होता है वो हम देखेंगे, ठीक है, एंडोमेट्रियम कैसे ब्रेक होती है। तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा, आराम से देखिएगा, मैं आपको एक्सप्लेन कराऊंगा। ओके सर, तो हमने यहाँ तक देखा मेंस्ट्रुअल फेज में कि आपका जो एंडोमेट्रियम है वो ब्रेक होता है, और इन्फ्लुएंस में मतलब जो केमिकल है वो प्रोस्टाग्लैंडिन्स उसके कारण या फिर उसके देखभाल में या फिर उसके नज़र मतलब वो उसके ऊपर ध्यान रखता है, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन्स जो आपकी एंडोमेट्रियम है, यूटेरस की वॉल, किसकी, यूटेरस की, वो जो है वो ब्रेक होती है, ये आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद ये जो आपकी फेज है मेंस्ट्रुअल फेज, ये फेज के अंदर दो हार्मोन का लेवल बहुत घट जाता है, वो होता है प्रोजेस्टेरॉन एंड ईस्ट्रोजन। कौन से दो हार्मोन्स है, प्रोजेस्टेरॉन एंड ईस्ट्रोजन। सो मेंस्ट्रुअल फेज के अंदर प्रोजेस्टेरॉन और ईस्ट्रोजन ये दोनों हार्मोन का लेवल बहुत घट जाता है, यह आपको ध्यान में रखना अच्छी तरीके से आपके मेंस्ट्रुअल फेज के अंदर। ओके, ये जस्ट मैंने आपको डायग्राम रेफरेंस के लिए बनाया था। ओके, अब इसके अंदर और क्या क्या है सर, ओके, सारी डिटेल में चीज हम देखने वाले हैं। उसके अंदर इसको थोड़ा हम ऊपर लेंगे ताकि और नीचे जो है वो इंफॉर्मेशन हम लिख सके, क्योंकि चारों फेज को हम एक ही इसके अंदर कवर करने वाले हैं ताकि आप कंफ्यूज ना हो, अच्छे से समझ में आ जाए। तो इसको थोड़ा हम क्या करेंगे, छोटा कर देंगे ताकि और इंफॉर्मेशन हम यहाँ पे लिख पाए। तो ये हो गया आपका छोटा, ये हो गया इधर, यस, ओके, ये इधर हम इसके साथ लगा देंगे। ओके, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब यहाँ पे प्रोजेस्टेरॉन और ईस्ट्रोजन जो होती है, इसकी जो मतलब नंबर है या फिर वो केमिकल जो है वो क्या हो जाता है, घट जाता है, ध्यान में रखना। ओके, प्रोजेस्टेरॉन ईस्ट्रोजन आपके पहले फेज में मेंस्ट्रुअल फेज में क्या हो जाता है, घट जाता है, उसकी लेवल डिक्रीज हो जाती है। ओके सर, उसके बाद यहाँ पर जो ब्लड रिलीज होता है किसके अंदर, मेंस्ट्रुअल फेज के अंदर जो ब्लड रिलीज होता है वो कितना होता है सर रिलीज, तो वो होता है आपका 45 ml to 100 ml। 45 ml to 100 ml जो है वो जो है आपका ब्लड जो है वो रिलीज होता है, और ये जो साइकिल है वो आपके 3 से 7 दिन तक ये जो है साइकिल चलती है, या फिर ब्लड जो है वो रिलीज होता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है अच्छी तरीके से, समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर ये 3 पॉइंट ऊपर के हमने देखे। चौथा पॉइंट देखा कि प्रोजेस्टेरॉन और ईस्ट्रोजन उसका लेवल घट जाता है। उसके बाद हमने देखा कि जो ब्लड रिलीज होता है वो कितना होता है, 45 ml to 100 ml, राइट सर। उसके बाद ये 3 से 7 दिन तक ये ब्लड क्या होता है, रिलीज होता है। अब इस ब्लड जो रिलीज होता है उसके अंदर जो अनफर्टिलाइज्ड एग है, क्या, अनफर्टिलाइज्ड एग, ध्यान में रखना, एक गौर करो इस चीज के ऊपर जो मैं बता रहा हूं। अनफर्टिलाइज्ड एग, ऐसे एग जो फर्टिलाइज नहीं हुए हैं और वो एक फीमेल के बॉडी के बाहर जो है वो गिरते हैं, समझ में आ रहा है, उसे हम कहते हैं आपका मेंस्ट्रुअल फेज। और उस फेज के अंदर जो अनफर्टिलाइज एग है वो बाहर जाते हैं, बाहर जा रहे हैं मतलब उनकी डेथ हो रही है ना, क्योंकि वो डायरेक्टली डिस्ट्रॉय हो रहे हैं, तो इसलिए उसे बोला जाता है फ्यूनरल ऑफ अनफर्टिलाइज्ड एग। फ्यूनरल मतलब क्या, अंतिम संस्कार, इंग्लिश में अंतिम संस्कार को क्या बोलेंगे, फ्यूनरल। और यहां पर वो बॉडी के बाहर जा रहे हैं मतलब वो क्या हो रहे हैं, डिस्ट्रॉय हो रहे हैं ना, तो इसलिए उनको इस प्रोसेस को, जिस प्रोसेस के अंदर अनफर्टिलाइज्ड एग फीमेल बॉडी के बाहर गिरते हैं, जाते हैं, बाहर जाके डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, फ्यूनरल। क्या लिखेंगे, फ्यूनरल ऑफ अनफर्टिलाइज्ड, फ्यूनरल ऑफ अनफर्टिलाइज्ड एग्स, ठीक है, यस।
ये जो आपके अनफर्टिलाइज्ड एग्स है उनका जो है वो फ्यूनरल होता है, अंतिम संस्कार होता है, क्योंकि बॉडी के बाहर जाने के बाद वो डिस्ट्रॉय ही होने वाले हैं। ये एक चीज आपको ध्यान में रखनी है, फ्यूनरल ऑफ अनफर्टिलाइज्ड एग। और उसके साथ ही साथ एक और चीज आपको इसके अंदर ध्यान में रखनी है कि मेंस्ट्रुअल फेज में, अब देखो हमारे बॉडी के अंदर कैसा प्रोसेस है कि जब हमको कोई खरोच लगती है उससे ब्लीडिंग होती है, ओके, खून निकलता है, तो वो कुछ समय के बाद क्लॉट हो जाता है। अब जो वजाइना है उसके थ्रू जो ब्लड बाहर जा रहा है, रिलीज हो रहा है, वो क्लॉट क्यों नहीं होता? क्योंकि उसके अंदर एक केमिकल होता है जिसके कारण वहां पे क्लॉटिंग नहीं होती। कंटिन्यूअसली 3 से 7 दिन तक वो जो है ब्लड जो है वो रिलीज होता है, कम ज्यादा इसके अंदर ध्यान में रखना, 3 to 7 हम कंसिडर कर रहे हैं। तो वो ब्लड क्लॉट क्यों नहीं होता? क्योंकि वहां पे केमिकल होता है, वो होता है फिब्रिनोलाइसिन। कौन सा केमिकल होता है? फिब्रिनोलाइसिन नाम का जो है केमिकल वहां पे होता है। यहां पे हम लिख देंगे फिब्रिनोलाइसिन। क्लियर है? यस सर। ये क्या करना है आपको अच्छे से ध्यान में रखना है अबाउट द फिब्रिनोलाइसिन। ये केमिकल के कारण वहां पे ब्लड क्लॉटिंग नहीं होती और जिसके कारण कंटिन्यूअसली जो ब्लड है वो बॉडी के बाहर जाता है। ब्लड इन द सेंस ये जो वॉल ब्रेक हो रही है उसका ब्लड और उसके साथ अनफर्टिलाइज्ड एग दोनों साथ साथ बाहर जा रहे हैं। ठीक है? यस सर। इसको थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। ओके, यस, ठीक है, यस। अनफर्टिलाइज्ड एग उनका क्या होता है? फ्यूनरल होता है, अंतिम संस्कार। ओके, अब आगे देखते हैं। ठीक है, आगे ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं है, पहली फेज के अंदर बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन हमको थी, मेंस्ट्रुअल फेज के अंदर। ठीक है, तो पहली फेज आपको यह समझ में आ रहा है। और पहले फेज में जो आपका जो प्रीमोर्डियल फॉलिकल होता है या फिर इसे हम प्राइमरी फॉलिकल कहते हैं, प्रीमोर्डियल फॉलिकल के बाद प्राइमरी फॉलिकल होता है। मेंस्ट्रुअल साइकिल जब हमने स्ट्रक्चर ऑफ ओवरी देखा उसके अंदर समझा था, उसमें प्राइमरी जो फॉलिकल होता है वो सेकेंडरी फॉलिकल में क्या होता है? कन्वर्ट होता है। ठीक है, तो ऊपर लिख देते हैं, यहां पे अच्छे से आपको ध्यान देना है कि ऊपर में ये जो इस फेज के अंदर, मेंस्ट्रुअल फेज के अंदर जो आपका प्राइमरी फॉलिकल है वो किसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है? सेकेंडरी फॉलिकल के अंदर, सेकेंडरी फॉलिकल। ठीक है, यस सर। तो ये आपको क्या करना है? क्लियरली ध्यान में रखना है अच्छी तरीके से। ठीक है, क्या ध्यान में रखना है आपको? कि आपका जो प्राइमरी फॉलिकल है वो जो है वो सेकेंडरी फॉलिकल में क्या होता है? कन्वर्ट हो जाता है। कौन सी फेज के अंदर? इस मेंस्ट्रुअल फेज के अंदर। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। इसको हम थोड़ा स्क्वायर बना लेते हैं ताकि वो सेपरेट लगे। समझ में आ रहा है? यस सर। तो मेंस्ट्रुअल फेज के अंदर जो आपका प्राइमरी फॉलिकल है वो सेकेंडरी फॉलिकल के अंदर कन्वर्ट होता जाता है। ओके सर, आगे देखते हैं। दूसरी है आपकी प्रोलिफेरेटिव फेज। कौन सी है? प्रोलिफेरेटिव फेज। अब इस प्रोलिफेरेटिव फेज में क्या होता है कि इधर ये जो प्राइमरी फॉलिकल से सेकेंडरी फॉलिकल बना है, इधर सेकेंडरी फॉलिकल से मैच्योर फॉलिकल बनता है। क्या बनता है? सेकेंडरी फॉलिकल से मैच्योर फॉलिकल। ये जो है हम अब थोड़ा इसको इरेज कर देते हैं ताकि अच्छे से बाकी चीज़ों को हम लिख पाए। तो ऊपर मैं लिखूंगा कि इसके अंदर पहले इसको स्क्वायर बना देते हैं। यस, यह है आपकी प्रोलिफेरेटिव फेज। प्रोलिफेरेटिव फेज को ही हम पोस्ट मेंस्ट्रुअल फेज कहते हैं क्योंकि ये मेंस्ट्रुअल फेज के बाद आती है, इसलिए उसे कहा जाता है पोस्ट मेंस्ट्रुअल फेज। ओके, उसके बाद यहाँ पे जो आपका सेकेंडरी फॉलिकल होता है, सेकेंडरी फॉलिकल, ये जो सेकेंडरी फॉलिकल है वो कन्वर्ट होता है आपका किसके अंदर? सेकेंडरी फॉलिकल जो कन्वर्ट होता है आपका मैच्योर फॉलिकल के अंदर, मैच्योर फॉलिकल। अब मैच्योर फॉलिकल को ही हम क्या कहते हैं? ग्राफियन फॉलिकल। मैच्योर फॉलिकल ऑफ ओवरी इज आल्सो नोन एज ग्राफियन फॉलिकल। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। तो यहाँ पे जो आपका सेकेंडरी फॉलिकल है वो आपका मैच्योर फॉलिकल के अंदर कन्वर्ट हो जाता है आपकी प्रोलिफेरेटिव फेज के अंदर। ये कितने दिन तक होती है? 5 से 13 दिन तक ये आपकी दूसरी फेज होती है, प्रोलिफेरेटिव फेज। ये आपको ध्यान में रखना है। अब इस फेज के अंदर और क्या होता है सर? अब प्रोलिफेरेटिव फेज के अंदर जो आपका एंडोमेट्रियम है वो रीगेन होता है, रीजेनरेट होता है थोड़ा थोड़ा। ओके, ये आपको ध्यान में रखना है। मेंस्ट्रुअल जो ब्लड है, ब्लीडिंग है, वो रुक जाती है। कौन सी फेज के अंदर? ये आपकी प्रोलिफेरेटिव फेज के अंदर। ओके, तो ये आपको ध्यान में रखना है। ऊपर वाला पॉइंट जो कि सेकेंडरी फॉलिकल मैच्योर फॉलिकल के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। उसके बाद यहाँ पे एंडोमेट्रियम जो है रीगेन होता है या फिर रीजनरेट होने लगता है, स्टार्टिंग हो जाती है उसकी। जो वॉल ब्रेक हुई थी वो फिर से बनने लगती है।
ठीक है। सो एंडोमेट्रियम रीजेनरेट स्टार्ट हो जाता है। ओके, ये जो प्रोसेस होती है वो क्या हो जाती है, एंडोमेट्रियम जो है आपका रीजेनरेट होने लगता है, वो प्रोसेस आपकी स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, अब यहाँ पे तीसरी फेज अब अगर हम देखेंगे, यहाँ पे बात करेंगे तीसरी फेज की, वो फेज है ओव्यूलेटरी फेज। अब ये जो मैच्योर फॉलिकल बना है, जिसको हम ग्राफियन फॉलिकल कहते हैं, क्या कहते हैं, ग्राफियन फॉलिकल। ये ग्राफियन फॉलिकल क्या करता है, आपका ओहम रिलीज होता है ग्राफियन फॉलिकल से। मतलब क्या होता है, ओहम रिलीज होता है। मतलब ये ओव्यूलेटरी फेज में क्या होता है, रिलीज ऑफ ओहम, रिलीज ऑफ ओहम। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है कि इस फेज के अंदर क्या होता है, ओहम जो है वो रिलीज होता है इस ओव्यूलेटरी फेज के अंदर। अब यहां पे जो आपकी एंडोमेट्रियम थी यूटेरस की, वो तो पूरा ब्रेक हो रही है, यहां पे थोड़ा रीजनरेट स्टार्ट हो गया। अब यहां पे जो एंडोमेट्रियम है इस फेज के अंदर, थोड़े और समय के बाद जो एंडोमेट्रियम है, एंडोमेट्रियम, ये जो एंडोमेट्रियम है उसकी थिकनेस जो है वो 3 से 5 सेंटीमीटर, नॉट सेंटीमीटर, mm। सो 3 से 5 mm ये जो एंडोमेट्रियम बन जाता है, मतलब फिर से वो रीजनरेट हो रही है। ठीक है, और जो आपका सिक्रेटरी फेस के अंदर उसकी जो एंडोमेट्रियम की जो ब्रीथ है या फिर उसकी थिकनेस है वो 8 से 10 mm बन जाती है। मतलब क्या, इधर ब्रेकडाउन हुआ, फिर से कंस्ट्रक्ट होने लगा एंडोमेट्रियम फिर से, और लास्ट तक यहां तक फुल्ली कंस्ट्रक्ट वो हो जाता है एंडोमेट्रियम। क्यों कंस्ट्रक्ट होता है मैं आपको बताऊंगा डिटेल, डोंट वरी। अब देखो, अब 14वें दिन में जो आपकी फेज थी वो कौन सी थी, ओव्यूलेटरी फेज। उसके अंदर ओहम रिलीज होता है, एंडोमेट्रियम जो है वो 3 से 5 mm की बन जाती है उसका थिकनेस। ओके, मतलब ये रीजनरेट अभी हो रही है, नियर अबाउट 30-40% ये रीजनरेट हो गई है। उसके बाद यहाँ पे जब ओहम रिलीज होता है 14वें दिन, तब जो है यहाँ पे लोअर एब्डोमेन में पेन होता है। ओके, पेन इन लोअर एब्डोमेन। तो ये आपको क्या करना है, अच्छे से ध्यान में रखना है कि आपका जो लोअर एब्डोमेन है उसके अंदर पेन होता है ओव्यूलेटरी फेज के अंदर। अब इस ओव्यूलेटरी फेज के अंदर जो आपका प्रोजेस्टेरॉन और ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, राइट, प्रोजेस्टेरॉन एंड ईस्ट्रोजन, ईस्ट्रोजन, ये जो हॉर्मोन्स है ये क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। ध्यान में रखना, उनका जो नंबर होता है वो पीक में होता है। ठीक है, प्रोजेस्टेरॉन और ईस्ट्रोजन का लेवल पीक में होता है, बढ़ जाता है आपके ये 14वें दिन, मतलब ओव्यूलेटरी फेज के दरमियान। उसके बाद ये जो सीक्रेटरी फेज है जो कि है लॉन्गेस्ट फेज, यस और नो, यस सर। अब इस लॉन्गेस्ट फेज के अंदर आपको पता है ओव्यूलेटेड में, ओव्यूलेशन फेज में, ओव्यूलेटरी फेज में ओहम रिलीज हो गया। ठीक है, यस सर। अब जो ओहम रिलीज होता है, अगर वो फर्टिलाइज नहीं हुआ तो वो ओहम किसके अंदर कन्वर्ट होता है, आपको पता है, वो कॉर्पस ल्यूटियम में कन्वर्ट होता है, कॉर्पस ल्यूटियम, और कॉर्पस ल्यूटियम से वो कॉर्पस ऑल्बिकन्स के अंदर कन्वर्ट होता है, यस और नो, यस सर। तो अगर यहाँ पे ओहम अगर फर्टिलाइज नहीं हुआ तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि आफ्टर 2 वीक, कितने वीक के अंदर, 2 वीक के अंदर, आफ्टर 2 वीक जो आपका कॉर्पस ल्यूटियम है, कॉर्पस ल्यूटियम, कॉर्पस ल्यूटियम इज कन्वर्ट टू कॉर्पस अल्बिकन्स। ठीक है, यस। सो जो आपका कॉर्पस ल्यूटियम है वो आपका कॉर्पस अल्बिकन्स के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, कितने हफ्ते के बाद, 2 हफ्तों के बाद। समझ में आ रहा है, यस सर। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो फिर आपका कॉर्पस ल्यूटियम में कन्वर्ट होगा, कॉर्पस ल्यूटियम से कॉर्पस अल्बिकन्स में कन्वर्ट होगा, जो हमें स्ट्रक्चर ऑफ डेवलपमेंट ऑफ ओवरी में देखा था। ठीक है, और यहाँ पे जो एंडोमेट्रियम है, ठीक है, उसकी थिकनेस देखो कितनी होती है। एंडोमेट्रियम जो है फुल्ली डेवलप हो जाती है एंडोमेट्रियम, और उसकी जो थिकनेस है वो होती है 8 से 10 mm। कितनी, 8 से 10 mm। मतलब आपने यहाँ पे देखा कि मेंस्ट्रुअल फेज के अंदर वो एंडोमेट्रियम ब्रेक हो रही है, उसके बाद यहाँ पे थोड़ा रीजनरेट हो रही है, इधर जो है उसकी 3 से 5 mm थिकनेस बन गई, और यहाँ पे 8 से 10, मतलब फुल्ली वो क्या हो गई, रेडी हो गई, उसकी थिकनेस बढ़ गई। अब थिकनेस क्यों बढ़ती है, क्योंकि अब आपको पता है कि मेंस्ट्रुअल फेज, प्रोलिफेरेटिव फेज, ओव्यूलेटरी फेज में ओहम रिलीज होगा। ये दरमियान अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है तो स्पर्म आएगा, यस और नो, यस सर। तो स्पर्म अगर आ गया तो फर्टिलाइजेशन होगा, तो जाइगोट बनेगा। उसके इम्प्लांटेशन के लिए कौन सी लेयर चाहिए होती है, एंडोमेट्रियम। समझ में आ रहा है, यस।
क्योंकि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो यूटेरस होता है उसके एंडोमेट्रियम में आपका जो है वो जो जाइगोट है उसका इम्प्लांटेशन होता है। क्या बोलेंगे? इम्प्लांटेशन। वो इम्प्लांटेशन ये एंडोमेट्रियम लेयर में होता है जिसके कारण इसकी थिकनेस बढ़ गई है। तो फिर आप बोलोगे सर फिर ये ब्रेक क्यों होती है एंडोमेट्रियम? अब देखो, अब अगर स्पर्म नहीं आया, फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, लेकिन आपकी एंडोमेट्रियम की थिकनेस तो बढ़ गई है, अब जाइगोट नहीं बनेगा तो उसके अंदर इम्प्लांटेशन की कोई आवश्यकता है क्या? नहीं है। तो इम्प्लांटेशन की आवश्यकता नहीं है, जिसके कारण फिर से जब हम ये मेंस्ट्रुअल फेज में जाते हैं फीमेल की ओवरी, तब ये फिर से जो बनाई हुई एंडोमेट्रियम है उसे क्या कर देती है? ब्रेक कर देती है, क्योंकि जाइगोट बना ही नहीं, क्योंकि फर्टिलाइजेशन हुआ ही नहीं। ठीक है, फिर से ये साइकिल ऐसी चलती रहती है। फिर से आपका ये प्रोलिफरेटिव फेज आता है, उसके बाद आपका ओव्यूलेटरी फेज आता है, उसके बाद आपका सिक्रेटरी फेज आता है। लेकिन अगर इस ओव्यूलेटरी फेज में फर्टिलाइजेशन हो गया और ये जो एंडोमेट्रियम है, ये जो बनी है, वहां पे अगर जाइगोट चला गया इम्प्लांटेशन के लिए, तो फिर से ये प्रोसेस चालू होगी क्या? नहीं। तो जब तक बेबी पूरा फीमेल बॉडी के अंदर डेवलप नहीं होगा और वो अपने मदर के बॉडी से बाहर नहीं आएगा, तब तक मेंस्ट्रुअल साइकिल एब्सेंट रहती है, तब तक मेंस्ट्रुअल साइकिल होती नहीं है, क्योंकि उसकी कोई आवश्यकता ही नहीं है। ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी एक जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो बन रहा है, जिसके कारण फिर मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होती है? आपकी एब्सेंट होती है। ठीक है, आफ्टर पर्चुरेशन कुछ समय के बाद फिर से मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या हो जाती है? शुरू हो जाती है। तो इसीलिए किसी भी औरत के अंदर या फिर गर्ल के अंदर या फिर महिलाओं के अंदर अगर नेक्स्ट जनरेशन को प्रोड्यूस करना है तो मेंस्ट्रुअल साइकिल समय पे होना और रेगुलरली होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ठीक है, ये आपको नॉलेज यहाँ से इस लेक्चर से लेना है। समझ में आ रहा है? यस सर। तो ये कितना टाइम पीरियड होता है, कौन से टाइम पीरियड की, मतलब कितने दिन तक कौन सी साइकिल चलती है, वो आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, यस। उसके बाद आगे अगर देखेंगे, ओके, अलग कलर का पेन है शायद, ओके, एक मिनट। कितने दिन कौन सी फेज चलती है, कौन सी शॉर्टेस्ट है, कौन सी लॉन्गेस्ट है, एंडोमेट्रियम की थिकनेस कौन सी लेयर में या फिर कौन सी फेज में कितनी होती है, वो आपको क्या करना है? ध्यान में रखना है। और ये जो प्रोलिफरेटिव फेज है, इसके अंदर और एक पॉइंट हम यहाँ पे लिख देंगे कि इट इज ऑल्सो नोन एज पोस्ट मेंस्ट्रुअल फेज। पोस्ट मेंस्ट्रुअल फेज क्या बोलते हैं इसे? पोस्ट मेंस्ट्रुअल फेज भी हम कहते हैं। अच्छी तरीके से आपको यह क्या करना है? ध्यान में रखना है। अब ये जो चारों फेजेस है वो हमने एक ही यहाँ पे पेज के ऊपर निकाले, क्योंकि आपको अच्छे से हम समझा सके, वो हमारा इसके अंदर तात्पर्य था, जिसके कारण हमने क्या किया? एक ही ये पेज के अंदर लिया। ठीक है, ये ओवरी का जो डायग्राम है जो हमने पिछले देखा था, वो इसके साथ रिलेट करना है कि कैसे प्राइमरी फॉलिकल से सेकेंडरी फॉलिकल बना मेंस्ट्रुअल फेज के अंदर, उससे फिर सेकेंडरी से मैच्योर फॉलिकल बना आपके प्रोलिफरेटिव फेज के अंदर। ठीक है, ओव्यूलेटरी फेज में ओहम रिलीज होगा तब तक। ठीक है, और उसके बाद ये आगे की प्रोसेस ल्यूटियल फेज, जिसके अंदर, या फिर सिक्रेटरी फेज, उसका ही दूसरा नाम ल्यूटियल फेज, इसके अंदर फिर आपका अगर ओवम फर्टिलाइज नहीं हुआ तो वहाँ पे कॉर्पस ल्यूटियम बनता है, और कॉर्पस ल्यूटियम 2 हफ्तों में कार्पस अल्बिकन्स में कन्वर्ट हो जाता है, और फिर से ये जो साइकिल है वो चलनी शुरू हो जाती है। ठीक है, तो ये आपको क्या करना है? अच्छे से ध्यान में रखना है अबाउट द मेंस्ट्रुअल साइकिल इन डिटेल एंड इन सिंपल वे। ओके, नेक्स्ट अब देखेंगे हम स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis। क्या देखेंगे? स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis। क्या होता है सर स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis? बहुत सिंपल है। अब प्रोसेस जो हम देखेंगे वो होगी आपकी गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस मतलब क्या है सर? बहुत सिंपल है, बायोलॉजी में 50% इंफॉर्मेशन उसके नाम में होती है। गैमेटो मतलब गैमेट, और जेनेसिस मतलब क्या होता है? फॉर्मेशन। यस और नो? यस सर। सो जिस प्रोसेस के अंदर गैमेट्स बनते हैं, क्या बनते हैं? गैमेट्स बनते हैं, उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? गैमेटोजेनेसिस। कितनी सिंपल है, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गैमेट इज नोन एज गैमेटोजेनेसिस। ओके, उसके बाद गैमेटोजेनेसिस आपके 2 होते हैं। कितने होते हैं गैमेटोजेनेसिस? 2 होते हैं, क्योंकि गैमेट भी 2 होते हैं, एक मेल गैमेट और एक फीमेल गैमेट। तो मेल गैमेट कौन सा होता है? तो मेल गैमेट होता है सर आपका स्पर्म, और जो ओहम जो होता है वो फीमेल गैमेट होता है। फीमेल गैमेट कौन सा होता है? ओहम। तो फिर स्पर्म बनने की प्रोसेस मतलब मेल गैमेट बनने की प्रोसेस कौन सी होगी? स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस, यस और नो?
यस सर। और ओवम बनने की प्रोसेस कौन सी होगी सर? oogenesis। फीमेल गैमेट बनने की प्रोसेस मतलब ओवम बनने की प्रोसेस oogenesis। तो ये क्या करना है आपको अच्छे से ध्यान में रखना है, ठीक है। स्पर्मेटोजेनेसिस में कितने आएंगे फिर आपके प्रोसेस? 2 आएंगे। एक गैमेटोजेनेसिस में, सॉरी नॉट स्पर्मेटोजेनेसिस, गैमेटोजेनेसिस में आपके 2 प्रोसेस आएंगे, एक स्पर्मेटोजेनेसिस, एक आएगा आपका oogenesis। इसके अंदर स्पर्म बनेगा मेल गैमेट, इसके अंदर ओवम बनेगा oogenesis के अंदर। समझ में आ रहा है? एकदम बेसिक्स। अब डिटेल में हम देखते हैं। सबसे पहले गैमेटोजेनेसिस में हम देखेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्म्स कैसे बनते हैं वो मैं अभी आपको बताऊंगा। तो चलो फिर ऊपर लिख देते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। क्या लिखेंगे? स्पर्मेटोजेनेसिस, ठीक है। ये क्या करना है आपको अच्छे से ध्यान में रखना है, स्पर्मेटोजेनेसिस। अब स्पर्मेटोजेनेसिस में क्या होता है सर? तो देखो मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले जर्मिनल इपिथेलियम से, किससे? जर्मिनल इपिथेलियम। जर्मिनल इपिथेलियम कहाँ होता है सर? मैं आपको बताता हूं। जब हमने टीएस ऑफ टेस्टिस देखा था, क्या देखा था? टीएस ऑफ टेस्टिस। उसके अंदर जो आपके सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स थे, उस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर यहाँ पे एक लेयर थी ऐसी, एक, उसको बोला जाता था जर्मिनल इपिथेलियम। अगर आपने पिछला लेक्चर देखा है, लेक्चर नंबर 2, तो आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा, जिसके अंदर हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम देखा। तो उसका जो जर्मिनल इपिथेलियम होता है, क्या होता है? जर्मिनल इपिथेलियम। यहाँ पे मैं नाम दे देता हूँ, ये होता है आपका जर्मिनल इपिथेलियम। ओके। उस जर्मिनल इपिथेलियम से एक सेल बनती है, उसे बोला जाता है प्रीमोर्डियल सेल। क्या बोला जाता है? प्रीमोर्डियल। ओके, यस। तो फिर यहां पे हम बनाएंगे आपका प्रीमोर्डियल सेल। क्या बनाएंगे? प्रीमोर्डियल सेल, ठीक है। प्रीमोर्डियल सेल तो वो गैमेट बनाती है, जिसके कारण फिर उसको नाम देंगे हम प्रीमोर्डियल जर्म सेल्स। क्या बोलेंगे? प्रीमोर्डियल जर्म सेल, जर्म सेल्स। यस और नो? यस सर, समझ में आ गया? ओके सर, प्रीमोर्डियल जर्म सेल्स बनता है। अब ये जो प्रीमोर्डियल जर्म सेल होती है, उससे जो है आगे चल के, ठीक है, इसके अंदर होता है डिवीजन। इसके कारण फिर इससे जो है वो आपका बनता है, पहला डिवीजन होता है, और जो पहला डिवीजन है उसके बाद यहाँ पे बनेंगे 2। क्या बनेंगे मैं आपको बताता हूँ, डोंट वरी। तो सबसे पहले एक डिवीजन, तो 1 से 2 बनेंगे, और दूसरा डिवीजन होगा तो 2 से कितने बनेंगे? 2 से बनेंगे सर 4। कितने? 4 बनेंगे। हर एक ये 2 बनाएगा और ये 2 बनाएगा, 4 बन गए। अब ये जो बना है वो, उसे हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? स्पर्मेटोगोनिया। क्या बोलते हैं इसको? ये जो बना है इसको बोला जाता है स्पर्मेटोगोनिया। स्पर्मेटोगोनिया, ठीक है। यस सर, ये आपको ध्यान में रखना है अच्छे तरीके से। क्या हुआ कि आपका जो जर्मिनल इपिथेलियम था, उससे जो जर्म सेल्स निकल के आए टेस्टिस के अंदर, उस जर्म सेल्स के अंदर माइटोसिस हुआ, और जिससे फिर 4 सेल बन गए, जिसको बोला जाता है स्पर्मेटोगोनिया। क्या बोला जाता है? स्पर्मेटोगोनिया। ये आपको क्या करना है? अच्छे से याद रखना है, स्पर्मेटोगोनिया। ओके, इसको पास लेंगे, स्पर्मेटोगोनिया। अब ये जो स्पर्मेटोगोनिया है, इसके अंदर एक स्पर्मेटोगोनिया की क्या होती है? डेवलपमेंट होती है, उसकी ग्रोथ हो जाती है, और वो जो स्पर्मेटोगोनिया है वो बन जाता है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट क्या बन जाता है? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। याद रखना कि आपके जो स्पर्मेटोगोनिया थे, उसके अंदर एक की डेवलपमेंट हो जाती है, ग्रोथ हो जाती है, और उसे हम बोलेंगे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। ओके, यस सर, यहां तक हम ना क्लियरली हमको समझ में आ गया है। इसको थोड़ा सा और ऊपर ले लेते हैं। यस, ये बन गया आपका प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। अब ये जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट होता है, उसमें क्या होता है? मियोसिस होता है। क्या होता है? मियोसिस। और इस एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से कितने बनेंगे? 2 बनेंगे। और ये जो होता है, ये आपका होता है सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। इसे हम क्या बोलेंगे? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। क्या बोलेंगे? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। ये आपको क्या करना है? अच्छे से याद में रखना है। और इसको थोड़ा और ऊपर ले लेते हैं, क्योंकि और अपना स्पर्म बनना बाकी है। यस और नो? यस सर,
क्योंकि स्पर्म तो अभी तक बना ही नहीं सर, यस और नो? यस सर, ओके ठीक है। यस, इसको हम क्या करेंगे, तो ऊपर लेंगे। यस, ये आ गया आपका ऊपर। इसको और थोड़ा छोटा बनाएंगे, ठीक है। देखो डिजिटली हम कुछ भी कर सकते हैं। यस, अब बन गया आपका सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, ठीक है। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से क्या बनेगा, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनेगा। अब ये जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट है, इसके अंदर होता है मियोसिस और इससे बनता है स्पर्मेटिड, ठीक है। क्या बनता है, स्पर्मेटिड। इसको क्या हम नाम देंगे, इसको हम नाम देंगे स्पर्मेटिड, स्पर्मेटिड, राइट, यस सर। और ये जो स्पर्मेटिड है उससे फिर क्या बनता है, आपका स्पर्म बनता है। ये ध्यान में रखना, ये हमने निकाला स्पर्म, क्या निकाला, स्पर्म निकाला, ठीक है। ये क्या बना, अपना स्पर्म बना। किससे बना, स्पर्मेटिड से, ठीक है। तो सबसे पहले प्रीमोडियल जर्म सेल्स जो थी वो हमारी जर्मिनल इपिथेलियम, जो टेस्टिस था उसके अंदर, टीएस के अंदर हमने देखा था, उसके जर्मिनल इपिथेलियम से प्रीमोडियल सेल निकल के आई। प्रीमोडियल सेल से माइटोसिस होके स्पर्मेटोगोनिया बना, स्पर्मेटोगोनिया से प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बना, उसकी एक ग्रोथ होके प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट के अंदर मियोसिस हुआ। मियोसिस फर्स्ट होने के बाद सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बना, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से स्पर्मेटिड बना, स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजोआ या फिर जिसे हम स्पर्म भी कहते हैं, ठीक है। ये स्पर्म को क्या बोला जाता है, एक तो स्पर्मेटोजोआ बोलेंगे या फिर स्पर्म। तो यहां पे लिखते हैं स्पर्मेटोजोआ या फिर स्पर्म, ध्यान में रखना स्पर्म, ठीक है। यस सर, ये अच्छे से आपको क्लियरली ध्यान में रखना है। अब मैं यहाँ पे बताता हूँ आपको कि डिवीजन कहाँ पे हुए और कैसे हुए। डिवीजन थोड़ा समझते हैं, ठीक है। ओके सर, अच्छे से बताइए सर। हाँ बताऊंगा। देखो इधर ना माइटोसिस हुआ, क्या हुआ, माइटोसिस। माइटोसिस होकर आपका स्पर्मेटोगोनियम बना, ठीक है। तो इधर मैं लिखता हूँ माइटोसिस। अब यहाँ पे पहले हुआ मियोसिस। अब मियोसिस दो बार होता है, मियोसिस फर्स्ट एंड मियोसिस सेकंड, है ना याद आपको? यस, मियोसिस दो बार होता है, तो इसलिए मियोसिस पहला यहाँ पे हुआ, मियोसिस जो फर्स्ट है वो यहाँ पे हुआ, और जिसके कारण मियोसिस फर्स्ट होने के कारण प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बन गया। अब मियोसिस जो फर्स्ट होता है वो इक्वेशनल होता है, ठीक है। माइटोसिस की बात करूं तो माइटोसिस भी आपका क्या होता है, इक्वेशनल। अब इक्वेशनल मतलब क्या सर, अब अगर ये डिप्लॉयड है 2n, तो ये जो नया बनेंगे वो भी डिप्लॉयड रहेंगे, मतलब क्रोमोसोम नंबर ये माइटोसिस के अंदर कम नहीं होता, जैसे कि वैसा ही रहता है। तो इसीलिए जो स्पर्मेटोगोनिया है और प्रीमोडियल सेल है उसके अंदर जो नंबर रहेगा क्रोमोसोम का, या फिर वो कैसे रहेंगे, डिप्लॉयड रहेंगे। जितने ऊपर क्रोमोसोम उतने ही नीचे स्पर्मेटोगोनियम में भी डिप्लॉयड रहेंगे। अब ये स्पर्मेटोगोनियम आगे आ गया, यहाँ तक भी वो डिप्लॉयड है, यस और नो? यस सर। अब मियोसिस हुआ, मियोसिस फर्स्ट है वो इक्वेशनल रहता है, जिसके कारण आगे भी ये पहले स्टेप में भी ये क्रोमोसोम नंबर कम नहीं होगा, मतलब यहाँ पर ये भी क्या रहेगा, डिप्लॉयड रहेगा, 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम रहेगा, ठीक है। लेकिन ठीक है, मियोसिस फर्स्ट तो हो गया, मियोसिस सेकंड बाकी है, क्योंकि मियोसिस 2 बार होता है, यस और नो? यस सर। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे मियोसिस सेकंड, और मियोसिस जो सेकंड होता है वो रिडक्शनल होता है, और जिसके कारण जो है यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो आपका जो गैमेट है ना वो हेप्लॉइड बन जाता है, गैमेट नहीं स्पर्मेटिड, क्या स्पर्मेटिड, जो आपका स्पर्मेटिड है वो क्या बन जाता है, हेप्लॉइड बन जाता है, क्योंकि मियोसिस सेकंड हुआ और ये हेप्लॉइड बनने के कारण जो आपके स्पर्म्स होते हैं वो हेप्लॉइड होते हैं, और स्पर्म हेप्लॉइड है और आपका फीमेल का ओवम भी हेप्लॉइड होता है, तो दोनों फ्यूज होके फिर डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म बनाते हैं, जिसके कारण जो स्पर्म है वो हेप्लॉइड होना बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो हेप्लॉइड होता है बिकॉज ऑफ मियोसिस। इसलिए मियोसिस जो टाइप का सेल डिवीजन है वो गैमेटिक सेल में ही होता है, याद रखिए अच्छे से, गैमेटिक सेल के अंदर ही। और जो माइटोसिस होता है वो आपका बॉडी सेल के अंदर होता है, समझ में आ रहा है? यस सर। अगर मियोसिस नहीं होता तो फिर इधर जो है वो, अगर नॉर्मल क्रोमोसोम की बात करें हमारे बॉडी के अंदर तो 46 होते हैं, 2n मतलब 46, तो यहाँ पर भी 46 रहते हैं, और ओहम और स्पर्म मिलके फिर बाद में बहुत सारे क्रोमोसोम नंबर ऐसा बढ़ता रहता, जैसे जैसे हम आगे जाएंगे जनरेशन बनेंगे वैसे क्रोमोसोम नंबर बढ़ता रहता था, जिसके कारण इसलिए ये जब गैमेट बनते हैं तब वो हेप्लॉइड बन जाते हैं, और जब दोनों फ्यूज होते हैं तो फिर बाद में डिप्लॉइड बन जाते हैं, डिप्लॉइड जाइगोट बनता है, क्योंकि ओहम और स्पर्म आपस में मिलके डिप्लॉइड जाइगोट बनाते हैं।
जिसके कारण ये खूबसूरती है बायोलॉजी की। थोड़ा समझो तब आपको समझेगा कि क्या प्रोसेस है बायो के अंदर। यस और नो? यस सर। ठीक है, तो ये आपको क्या करना है, क्लियरली अच्छे से समझ लेना है। ये आपका हो गया स्पर्मेटोगोनियम। यस और नो? यस सर। अब आगे जो देखेंगे हम वो हो गया आगे, ये स्पर्मेटोजेनेसिस समझ में आ गया? यस सर। अब आगे देखेंगे oogenesis। क्या देखेंगे? oogenesis। ओके, चलो फिर देखते हैं आपका oogenesis। ठीक है? यस, तो मैं ऊपर में लिख देता हूं oogenesis। oogenesis में क्या होगा? डेवलप ओहम डेवलप होगा। क्या डेवलप होगा? ओहम। तो कैसे होगा देखो, यहां पर भी सेम कंडीशन है कि आपका जो जर्मिनल इपिथेलियम है वो आपको याद होना चाहिए। जो ओवरी हमने स्ट्रक्चर निकाला था ओवरी का, उसके अंदर आपको याद होगा कि यहाँ पे एक ऐसा लेयर होता है। ठीक है, वो जो लेयर होती है ये अंदर की, वो जर्मिनल इपिथेलियम की होती है। क्या? किसकी? जर्मिनल इपिथेलियम। तो मैं इसको नाम दे देता हूँ जर्मिनल इपिथेलियम। बहुत बेसिक से मैं आपको बता रहा हूँ जर्मिनल इपिथेलियम की स्टार्टिंग कहाँ पे होती है और एंडिंग कहाँ पे होती है। इतना डिटेल बायोलॉजी आपको कोई नहीं पढ़ाएगा। ठीक है, इसीलिए ओवरी का जो जर्मिनल इपिथेलियम होता है उससे, जैसे कि स्पर्मेटोजेनेसिस के अंदर निकल के आया था आपका प्रीमोर्डियल जर्म सेल्स, उसी तरीके से oogenesis के अंदर भी जर्मिनल इपिथेलियम, लेकिन ओवरी का, इसके अंदर ओवरी का जर्मिनल इपिथेलियम oogenesis के अंदर, और स्पर्मेटोजेनेसिस के अंदर टेस्टिस का जर्मिनल इपिथेलियम। यस और नो? यस सर। तो फिर इसकी जो जर्मिनल इपिथेलियम होगा, इससे ना क्या बनेगा? प्रीमोर्डियल जर्म सेल। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये बन गया अपना प्रीमोर्डियल जर्म सेल। ठीक है, प्रीमोर्डियल जर्म सेल। थोड़ा पेन की साइज कम कर देते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे प्रीमोर्डियल जर्म सेल। ठीक है, प्रीमोर्डियल जर्म सेल बना। अब इसके अंदर क्या हुआ? माइटोसिस। जैसा उधर वैसा ही इधर सेम ही है, इधर भी माइटोसिस होगा। तो पहले 2 बन गए और ये 2 से कितने बन गए? 4। ओके, तो माइटोसिस होके क्या बन गए? 4 बन गए। अब वहां पे क्या बना था? स्पर्मेटोगोनिया। ठीक है, क्या बना था? स्पर्मेटोगोनिया। यहां पे क्या बनेगा? oogonia। ये जो है इसको हम नाम दे देते हैं, ये जो आपका बना वो बना oogonia। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हो पिछले वाली स्लाइड में, यहाँ पे क्या बना था? स्पर्मेटोगोनिया प्रीमोर्डियल जर्म सेल से। वो स्पर्मेटोजेनेसिस के अंदर यहाँ पे क्या बनेगा? oogonia। क्या बनेगा? oogonia। ठीक है, यस सर। आगे इसकी जो है वो, इसमें से एक जो है वो आगे डेवलप होगा और वो बनेगा प्राइमरी oocyte। क्या बनेगा? प्राइमरी oocyte। मेल के अंदर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनेगा और यहाँ पे क्या बनेगा? प्राइमरी oocyte। प्राइमरी oocyte बनेगा। क्या बनेगा? प्राइमरी oocyte। यस और नो? यस सर। उसके बाद ये जो प्राइमरी oocyte है, इससे फिर आगे डिवीजन होके बनेगा आपका सेकेंडरी oocyte। ठीक है, फीमेल के अंदर थोड़ा ट्विस्ट है। क्या ट्विस्ट है सर? तो देखो, फीमेल के अंदर ये जो बनता है वो होता है सेकेंडरी oocyte। क्या बना? सेकेंडरी oocyte। ठीक है, यस, सेकेंडरी oocyte बना सर। तो जैसे मेल के अंदर हमने देखा था कि यहाँ पे दोनों भी सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बने थे। मेल के अंदर था इसलिए स्पर्मेटोसाइट दोनों भी, लेकिन आपकी जो फीमेल है इसके अंदर एक सेकेंडरी oocyte बनता है, एक सेकेंडरी oocyte बनता है, और दूसरा जो होता है उसे बोलते हैं फर्स्ट पोलर बॉडी। क्या बनती है? पोलर बॉडी बनती है, याद रखना। ठीक है, अब पोलर बॉडी क्यों बनती है सर? क्योंकि यहाँ पे स्पर्मेटोजेनेसिस के अंदर हमें बहुत सारे स्पर्म बनाने हैं। आपको पता है एक इजैकुलेशन में कितने मिलियन स्पर्म होते हैं? 400 मिलियन स्पर्म। 1 मिलियन मतलब 10 लाख, तो 400 मिलियन, सपोज करो कितना नंबर होगा, उतने स्पर्म बनते हैं। लेकिन हमें oogenesis के अंदर बहुत सारे ओवम बनाने हैं क्या? नहीं, सिर्फ एक ही ओवम बनाना है। इसीलिए यहाँ पे इससे सेकेंडरी oocyte से यहाँ पे एक सेकेंडरी oocyte बनेगा, दूसरा फर्स्ट पोलर बॉडी बनेगा। आगे चलकर ये जो आपका सेकेंडरी oocyte है, इससे आपका एक ओहम बनेगा और एक सेकंड पोलर बॉडी बनेगा, और ये जो फर्स्ट पोलर बॉडी है इससे भी आपका क्या बनेगा? 2 सेकंड पोलर बॉडी। मतलब कि आप याद रखिए कि यहाँ पे ये जो 3 है वो क्या बने? वो बने सेकेंडरी, यहाँ पे सेकंड पोलर बॉडी। क्या बने? सेकंड पोलर बॉडी बने। ठीक है, याद रखना, सेकंड पोलर बॉडी। ये ऊपर में जो बनी थी वो क्या थी? ये फर्स्ट पोलर बॉडी।
अगला ओके नेक्स्ट हम कलर का पेन लेते हैं। ये फर्स्ट पोलर बॉडी बनी, ये सेकंड पोलर बॉडी बनी, और यहाँ पे सेकेंडरी उस साइड से जो दूसरा बना था ये, इसको हम क्या बोलते हैं, ट्रू ओहम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ये बन गया आपका ट्रू ओहम। ठीक है, क्या बना, ट्रू ओहम। ठीक है, यस सर। तो ये आपको क्या करना है, अच्छे से ध्यान में रखना है कि ट्रू ओहम हमारा क्या गया, बन गया। अब इसके अंदर क्रोमोसोम नंबर की अगर बात करें तो यहाँ पे डिप्लॉयड मतलब 46 रहते हैं, यहाँ पर भी डिप्लॉयड रहेंगे कितने, यहाँ पर डिप्लॉयड, ये भी डिप्लॉयड, यहाँ तक डिप्लॉयड रहता है, आपको पता है 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम मतलब 46। अब ये oogonia डेवलप होता है, यहाँ तक भी वो डिप्लॉयड रहता है, लेकिन यहाँ पे हो गया मियोसिस फर्स्ट, जिसके कारण मियोसिस फर्स्ट भी आपका इक्वेशनल है, क्रोमोसोम नंबर कोई रिड्यूस नहीं हुआ, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ मियोसिस फर्स्ट होता है, और यहाँ पे मियोसिस सेकंड होता है, मियोसिस सेकंड। मियोसिस सेकंड इधर भी होगा और इधर भी होगा, दोनों तरफ ध्यान में रखना, ऐसा नहीं कि सिर्फ इधर ही हुआ है, दोनों तरफ होगा, और जो दोनों सेकेंडरी oocyte है वो ट्रांसफर हो जाएंगे आगे। दोनों सेकेंडरी oocyte नहीं रहेंगे, एक ही रहेगा, एक फर्स्ट पोलर बॉडी रहेगा। ओके, तो फिर आगे चल के ये जो ओहम बनेगा वो कैसे बनता है, हेप्लॉइड, ये भी हेप्लॉइड, ये भी हेप्लॉइड, ये भी हेप्लॉइड, क्योंकि आपका जो मियोसिस सेकंड है, मियोसिस जो आपका सेकंड है वो कैसा है, रिडक्शनल, क्रोमोसोम नंबर को कम कर देता है, इसलिए इसको बोला जाता है रिडक्शनल डिवीजन। क्या बोला जाता है, रिडक्शनल डिवीजन बोला जाता है। और यहाँ पे जो मियोसिस फर्स्ट होता है वो क्रोमोसोम नंबर को कम नहीं करता, इसके कारण इसको क्या बोला जाता है, इक्वेशनल डिवीजन। ये थोड़ी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मैं इसके अंदर आपको बता रहा हूँ जो आपको काम में आएगी एग्जाम के अंदर। समझ में आ रहा है, यस सर। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया, ओहम बन गया, और प्रोसेस कौन सी थी, oogenesis। सो जिस प्रोसेस के अंदर ओहम बनता है उसको क्या बोलते हैं, oogenesis। जिस प्रोसेस के अंदर स्पर्म बनता है उसको क्या बोलते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस। अब यहाँ पे आपको थोड़ा ध्यान देना है, क्या ध्यान देना है कि आपका जो स्पर्मेटोजेनेसिस था और ये जो oogenesis है और ये जो अपना स्पर्मेटोजेनेसिस है, दोनों के अंदर ध्यान देना है कि यहाँ पे जो ये तीनों भी बने, मतलब ये प्रोसेस जो थी बनने की, इसके अंदर 3 फेज थे, कितने, 3 फेज। ये जो पहली फेज थी ये, इसको बोला जाता है मल्टीप्लिकेशन फेज। इसके अंदर मल्टीप्लिकेशन हुआ, ठीक है, 2 के 2, 2 से 4 बन गए, तो मल्टीप्लिकेशन फेज ये होगा। ओके, उसके बाद ये जो यहाँ पे एक ही है, ये चारों में से एक की ग्रोथ हो गई ना, तो इसीलिए यहाँ से यहाँ तक जो होगा वो होगा ग्रोथ फेज। ओके, पहला मल्टीप्लिकेशन फेज, दूसरा ग्रोथ फेज, और ग्रोथ फेज के बाद का जो फेज होगा वो होगा आपका मैचुरेशन फेज। ठीक है, तो यहाँ पे आपको एक ध्यान में रखना है अच्छी तरीके से कि यहाँ पे जो है 3 फेजेस होते हैं। पहला होता है मल्टीप्लिकेशन फेज, थोड़े बड़े अक्षर में हम लिखेंगे, ठीक है, ओके सर। पहला जो होता है वो होता है मल्टीप्लिकेशन फेज, मल्टीप्लिकेशन फेज। दूसरा जो होता है यहाँ पर जो आपका स्पर्मेटोगोनियम है उसकी ग्रोथ होके प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बना, ये ग्रोथ होके बना सिंपल में, इसलिए यहाँ पे होती है आपकी ग्रोथ फेज। कौन सी फेज, ग्रोथ फेज। और थर्ड जो होता है यहाँ से प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से आपका स्पर्म ये बना, ये आपकी होती है मैचुरेशन फेज, मैचुरेशन फेज। ठीक है, यस, याद कर लो इसको अच्छे से, एक बार देख लो, आपको समझ में आ जाएगा। पहले मल्टीप्लिकेशन फेज, दूसरी ग्रोथ फेज, और तीसरी मैचुरेशन फेज। ये स्पर्मेटोजेनेसिस के अंदर। oogenesis के अंदर भी वैसे ही है, सिंपल। क्या है, देखो, सबसे पहला यहां तक जो पहली फेज थी ये ग्रोथ की थी, कि ग्रोथ की थी कि नहीं, मल्टीप्लिकेशन सर। ओके, पहली फेज मल्टीप्लिकेशन। उसके बाद oogonia से जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बना यहाँ पे, वो जो फेज थी सर वो ग्रोथ की थी। और उसके बाद सर आगे से ये जो ओहम बनने तक प्रोसेस थी सर वो आपकी थी मल्टीप्लिकेशन नहीं के बाद की मैचुरेशन फेज। कौन सी, मैचुरेशन फेज। ठीक है, इसको एक साथ एक के ऊपर एक ले लेता है और डिटेल में आपको समझ में आ जाएगा। ओके, यस सर। तो फिर ऊपर नाम लिख देते हैं। सबसे पहला ये वाली फेज मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन फेज, यस और नो, यस। ये ग्रोथ फेज, इसके अंदर ग्रोथ हुई सर, और ये मैच्योर हुआ, इसलिए इसको बोलते हैं मैच्योरेशन फेज। ठीक है, आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा कि oogenesis और स्पर्मेटोजेनेसिस के अंदर
3 फेज होते हैं। पहली फेज आपकी होती है मल्टीप्लिकेशन फेज, दूसरी फेज ग्रोथ और तीसरी होती है मैचुरेशन फेज। ओके, अब इसके बाद नेक्स्ट हमारे लास्ट के 2 टॉपिक बचे हैं। पहला हम देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म और दूसरा देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ सेकेंडरी oocyte। बस ये दोनों पॉइंट देखेंगे हम और उसके बाद लेक्चर हमारा एंड हो जाएगा। तो स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म पहले देखते हैं। क्या देखेंगे? स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म। तो मैं यहां लिख देता हूं स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म। किसका स्ट्रक्चर देखेंगे? स्पर्म का स्ट्रक्चर देखेंगे, जो कि मेल गैमेट है। अब स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म हम जब देखते हैं तो कुछ इस प्रकार से जो है एक ओवल जो है न्यूक्लियस होता है, सेल होती है, जिसके अंदर ये हो गया आपका, ओके 1 मिनट, इसके अंदर बाहर वाली लेयर ऐसे इधर से ऐसे होगी, ठीक है, ये होती है उसकी टेल। क्या होती है? टेल होती है सर। ओके, समझ में आ गया। अब यहाँ पे आप देखोगे तो इधर जो है वो एक कैप लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम बोलते हैं एक्रोसोम। क्या बोलते हैं? एक्रोसोम। और इधर जो है वो एंजाइम्स होते हैं अलग अलग, क्योंकि ये जो है वो आपके ओहम के कांटेक्ट में आएंगे और ओहम की जो लेयर है उसको ब्रेक करने के लिए यहाँ पे मटेरियल होता है पूरा, ठीक है, गोला बारूद यहाँ पे होता है ओहम की लेयर को ब्रेक करने के लिए। तो इसको बोला जाता है एक्रोसोम। क्या बोला जाता है? एक्रोसोम। तो ये याद रखना अच्छे से, क्या बोलेंगे? एक्रोसोम, ठीक है, यस, एक्रोसोम इसको बोला जाता है। उसके बाद ये जो स्पर्म है उसको एनर्जी भी तो चाहिए वहां तक पहुंचने के लिए, तो यहाँ पे होता है माइटोकॉन्ड्रिया, जिसको एनर्जी प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम नाम लिख देंगे, चलो फिर यहाँ पे नाम लिखेंगे माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया पावर ऑफ सेल बोला जाता है। अब ये स्पर्म एक सेल तो है, स्पर्म क्या है? स्पर्म सेल है, ठीक है, याद रखना, स्पर्म एक सेल है बस। और ये सेल के अंदर न्यूक्लियस भी होगा, तो ये सेल के अंदर ये न्यूक्लियस होता है। यहाँ पे ये जो है ये सेल का, स्पर्म सेल का न्यूक्लियस कौन सा है? ये जो मैंने आपको बीच में ये राउंड निकाला ना, ये क्या है? स्पर्म सेल का न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के अंदर क्या होगा? साइटोप्लाज्म, सिंपल। और ये जो स्पर्म होता है वो कैसे होता है? मोटाइल। पहली चीज मोटाइल, क्योंकि ये मूवमेंट कर सकता है। यस और नो? यस सर। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ मोटाइल होता है वो, क्योंकि मूवमेंट करता है। दूसरी चीज ये हेप्लॉइड होता है, क्योंकि हाफ सेट ऑफ क्रोमोसोम इसके अंदर होते हैं मियोसिस होने के कारण, ठीक है। ये हेप्लॉइड होता है। मोटाइल मतलब मूवमेंट करता है, क्योंकि यहाँ पे मूवमेंट करने के लिए क्या है उसके पास? उसके पास सर मूवमेंट करने के लिए टेल है, इसलिए वो क्या करता है? मोशन करता है, ठीक है, मूवमेंट करता है। ये आपको ध्यान में रखना। ये हो गया आपका माइटोकॉन्ड्रिया, ये हो गया आपका एक्रोसोम, ठीक है, यस। तो ये जो आपका पूरा स्ट्रक्चर है स्पर्म का, ये 3 पोर्शन में डिवाइड होता है। सबसे पहला ये आपका हेड वाला पोर्शन है, उसके बाद मिडल पीस और उसके बाद नीचे वाला पोर्शन होता है टेल, ठीक है। कितने पार्ट के अंदर डिवाइड होता है? पहला हेड वाला सेक्शन, हेड, उसके बाद मिडल पीस, मिडल पीस, और उसके बाद टेल वाला सेक्शन। तो आपका जो स्पर्म है उसका जो स्ट्रक्चर है वो 3 पार्ट के अंदर डिवाइड होता है, हेड, मिडल पीस और टेल। और आप यहाँ पे देख सकते हो बाकी की सारी स्ट्रक्चर जो है वो हमने निकाल दिए हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा? न्यूक्लियस भी यहाँ पे होगा आपके स्पर्म के अंदर, ओके, यस सर। अब थोड़ी इंपॉर्टेंट चीज मैंने आपको बतानी है, वो है कि आपका जो एक्रोसोम होता है, एक्रोसोम, इसके अंदर एंजाइम्स होते हैं, मैंने आपको बोला। लेकिन सर आप बोलोगे सर आपने एंजाइम बताया, कौन से होते हैं वो बताया ही नहीं। तो यहाँ पे लिख देता हूँ, जो आपका एक्रोसोम होता है उसके अंदर एंजाइम्स होते हैं। क्या होते हैं? एंजाइम्स। और एंजाइम्स क्या करते हैं? ब्रेक करने का काम करते हैं। किसको? आपकी ओहम की लेयर को। यस और नो? यस सर। तो इसके अंदर 2 टाइप के एंजाइम्स आपके होते हैं। कौन से होते हैं? पहला होता है हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। कौन सा? हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, ओके। और दूसरा होता है प्रोटियोलाइटिक एंजाइम। प्रोटियो, कौन सा? प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स। एक हाइड्रोलाइटिक एंजाइम और दूसरा प्रोटियोलाइटिक एंजाइम।
ठीक है, यस सर, ये आपको ध्यान में रखना है। एक जो हाइड्रोलाइटिक और दूसरा प्रोटीलाइटिक एंजाइम। हाइड्रोलाइटिक जो एंजाइम होता है वो कौन सा होता है? तो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम है आपका हाइलोरोनिडेज। हाइलोरोनिडेज नाम का एक एंजाइम होता है जो होता है आपका हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। और दूसरा होता है प्रोटियोलाइटिक एंजाइम, इसके अंदर आपका होता है जोनालाइसिन, जोनालाइसिन्स। और जो दूसरा एंजाइम होता है वो होता है आपका कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम। कोरोना वाला कोविड-19 नहीं है, ओके, पेनिट्रेटिंग एंजाइम। ठीक है, यस सर। पहला होता है आपका जोनालाइसिन, दूसरा कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम। तो ये दो टाइप के क्या होते हैं? एंजाइम्स होते हैं आपके स्पर्म के ये हेड वाले रीजन में, जिसको हम बोलते हैं एक्रोसोम। जैसे कि स्पर्म ने टोपी पहन के रखी हो, वैसा ये स्ट्रक्चर होता है आपका एक्रोसोम का। ठीक है, अब ये बीच में जो जगह होती है इसको बोला जाता है निक। क्या बोला जाता है? नेक। नेक मतलब आप देख सकते हो इसकी जो गर्दन है, क्या है? गर्दन है, तो इसको बोलेंगे नेक। ये नेक वाला रीजन है। तो ये जो नेक वाला रीजन है आपका, इसके अंदर ना सेंट्रियोल्स होते हैं। क्या होते हैं? सेंट्रियोल्स। तो मैं यहाँ पे वो सेंट्रियोल्स एक बार निकाल लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे उस नेक के रीजन में क्या होता है? नेक के रीजन में सेंट्रियोल्स होते हैं। ठीक है, तो ये आपको क्लियरली ध्यान में रखना है अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म। ये आपका क्लियर यहाँ पे हो गया है स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म। अब लास्ट वाला पॉइंट जो हम देखेंगे वो होगा आपका स्ट्रक्चर ऑफ सेकेंडरी oocyte। जैसे हमने स्पर्म का देख लिया, उसके बाद सेकेंडरी जो oocyte है उसका भी देखेंगे। अब आप बोलोगे सर हम ओहम का क्यों नहीं देख रहे? तो ओहम जो है वो जो है एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन बनता है, वो पहले बन के तैयार नहीं होता। ओहम एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन बनता है, ध्यान रखना। ठीक है, कैसे बनता है मैं आपको बताता हूँ आगे। तो देखो, सबसे पहला यहाँ पे लास्ट वाला स्ट्रक्चर है स्ट्रक्चर ऑफ सेकेंडरी oocyte। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ सेकेंडरी oocyte। अब स्ट्रक्चर ऑफ सेकेंडरी oocyte की अगर हम बात करेंगे तो इसके कुछ पॉइंट्स हमें लिखने पड़ेंगे। पहला पॉइंट होगा जो आपका oocyte है, सेकेंडरी oocyte किसे बोलेंगे हम? ओव्यूलेटेड एग। ओव्यूलेटेड जो एग होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल में जो बाहर निकलता है वो क्या होता है? सेकेंडरी oocyte। ठीक है, यस। ओव्यूलेटेड एग जो होता है उसे हम सेकेंडरी oocyte कहते हैं। और ये जो सेकेंडरी oocyte होता है ये होता है नॉन क्लेडोइक। अब नॉन क्लेडोइक क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये विदाउट शेल होता है, इसके ऊपर शेल ही नहीं होती, विदाउट शेल होता है, इसलिए इसको नॉन क्लेडोइक कहते हैं, विदाउट शेल। ओके सर, ये समझ में आ गया। आगे उसके बाद ये होता है माइक्रोलेसिथल। इसको क्या बोलते हैं? माइक्रोलेसिथल। अब माइक्रोलेसिथल क्यों बोलते हैं सर? क्योंकि इसके अंदर ना यॉल्क बहुत कम होता है, लेस यॉल्क इसके अंदर होता है। अब यॉल्क क्या है? आपको पता है, आपने अंडे खाए होंगे या फिर देखे होंगे। ठीक है, उसके अंदर जो येलो सब्सटेंस होता है, बीच में एक डार्क रेड सब्सटेंस होता है जो होता है एम्ब्रियो। उसके बाद में जो बाहर के जो येलो जो लिक्विड रहता है उसको बोला जाता है यॉल्क। उसी प्रकार से आपके ये सेकेंडरी oocyte के अंदर भी क्या होता है? यॉल्क होता है। और वो जो यॉल्क है वो क्या होता है? लेस होता है, जिसके कारण इसको बोला जाता है माइक्रोलेसिथल। ये आपको क्या करना है? अच्छे से ध्यान में रखना है। उसके बाद ये जो आपका सेकेंडरी oocyte होता है वो राउंडेड होता है। राउंडेड मतलब क्या? कि वो सर्कुलर होता है, राउंडेड। और ये नॉन मोटाइल है, मूवमेंट नहीं कर सकता, नॉन मोटाइल। यस और नो? यस सर। उसके बाद इसके अंदर जो न्यूक्लियस होता है, सेकेंडरी oocyte के अंदर जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस ऑफ सेकेंडरी oocyte इज, उसके न्यूक्लियस को क्या बोलते हैं? जर्मिनल न्यूक्लियस। क्या बोला जाता है? जर्मिनल। ओके, जर्मिनल न्यूक्लियस। उसके बाद उसका जो साइटोप्लाज्म होता है, ये सेकेंडरी oocyte के अंदर जो साइटोप्लाज्म होता है, तो आगे लिखेंगे साइटोप्लाज्म ऑफ सेकेंडरी oocyte, उसे हम क्या बोलते हैं? ऊप्लाज्म। ठीक है,
ये आपको क्या करना है, अच्छे से ध्यान में रखना है। उसके बाद ये इसकी जो साइज है वो कितनी रहती है पता है आपको, वो रहती है 0.1 mm उसकी साइज रहती है आपकी सेकेंडरी oocyte की। ठीक है, मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया है सेकेंडरी oocyte के बारे में, ये हमने स्ट्रक्चर बताया। उसके बाद ये कितने लेयर का होता है, 3 लेयर। इसके ऊपर कितने लेयर होते हैं, 3 लेयर होते हैं। तो आगे लिखूंगा हैविंग 3 लेयर्स। कितने लेयर्स होते हैं, 3 लेयर्स होते हैं। ठीक है, यस, इसको थोड़ा हम छोटा बनाते हैं और आगे डायग्राम उसकी निकालेंगे। अगर अलग पेज के अंदर लिया तो फिर ये इन्फॉर्मेशन आप भूल जाओगे ना, तो इसलिए सेम पेज के ऊपर ही हम ये सारी चीज़ें करते हैं। ओके, तो ये आ गया आपका डायग्राम। आगे इधर हम निकालेंगे, इधर निकालेंगे आपकी डायग्राम। समझ में आ रहा है ना? यस सर, सेकेंडरी oocyte हम देख रहे हैं। अब इस सेकेंडरी oocyte में अब इसकी चलो डायग्राम निकाल लेते हैं। डायग्राम में कितने लेयर मैंने बताया आपको, 3 लेयर। कितने लेयर बताए, 3 लेयर। कौन कौन से लेयर होते हैं सर? तो सबसे पहला बाहर की लेयर होते हैं। ठीक है, सबसे पहला बाहर की लेयर होती है आउटर लेयर होती है, उसे बोला जाता है जोना रेडिएटा। उसके बाद नेक्स्ट मिडल वाली जो लेयर होती है उसे बोला जाता है जोना पेल्यूसिडा। और उसके बाद एक सबसे अंदर की लेयर होती है, वो होती है मेम्ब्रेन, या फिर उसे बोलेंगे हम विटेलाइन मेम्ब्रेन। क्या बोलेंगे, विटेलाइन मेम्ब्रेन। ठीक है, ये होती है सबसे अंदर की, इसे बोलेंगे इनर, इसे बोलेंगे मिडल। यस और नो? यस सर, ये 3 लेयर होती है। अब इसकी शॉर्ट ट्रिक देखो, क्या याद रखना है आपको, ये इसका R याद में रखना, इसका P, इसका M, RPM। जैसे MRP होते हैं वैसे RPM ध्यान में रखना। ठीक है, RPM आप देख सकते हो। R बाहर की जोना रेडिएटा, P उसके अंदर की जोना पेल्यूसिडा, उसके अंदर का M मतलब विटेलाइन मेम्ब्रेन। समझ में आ रहा है? यस सर। तो चलो फिर डायग्राम निकालते हैं, अब देरी किस बात की। तो चलो डायग्राम निकाल लेते हैं। सबसे पहले तो एक बड़ी वाली अंदर की लेयर बनाते हैं। ठीक है, उसके बाद उसके बाहर एक लेयर होती है, वो बनाते हैं। ठीक है, यस सर। और उसके बाद एक लेयर होती है, 2 लेयर हो गए ना? यस और नो? यस, 2 लेयर तो हो गए सर। अब और एक बाहर निकालते हैं लेयर। एक सबसे बाहर की लेयर ये हमने ये निकाली है अच्छी तरीके से। ठीक है, अब सबसे बाहर की कौन सी है, RPM। मैंने ट्रिक बताई आपको, RPM। तो ये हो गया आपकी जोना रेडिएटा। उसके बाद मिडल वाली RP, जोना पेल्यूसिडा। और उसके अंदर की एक वो विटेलाइन मेम्ब्रेन, RPM मेम्ब्रेन का M, विटेलाइन मेम्ब्रेन। ओके, ये आपको ध्यान में रखना है, 3 लेयर। उसके बाद इसके अंदर एक न्यूक्लियस होता है जिसे हम बोलते हैं जर्मिनल न्यूक्लियस। क्या बोला जाता है उसको बोला जाता है सर जर्मिनल न्यूक्लियस। वो यहाँ पे ऐसे होता है, यहाँ पर जो न्यूक्लियस होगा उसको हम क्या बोलेंगे? ठीक है, यहाँ पे देखो जर्मिनल न्यूक्लियस, मैंने यहाँ पे लिखा था जर्मिनल न्यूक्लियस। क्या बोलेंगे उसको? जर्मिनल न्यूक्लियस। तो यहाँ पे इधर ले लेते हैं हम उसकी साइज, पेन की साइज थोड़ा कम करेंगे। ओके, यहाँ पे हम लिखेंगे जर्मिनल न्यूक्लियस। यस और नो? यस सर। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। उसके साथ ही साथ यहाँ पर जो साइटोप्लाज्म होता है इस सेकेंडरी oocyte के अंदर, वो जो साइटोप्लाज्म होता है उसे हम क्या बोलते हैं? ऊप्लाज्म। क्या बोलते हैं? ऊप्लाज्म। वो एक चीज यहाँ पे आपको क्या करनी है, ध्यान में रखनी है। ठीक है, यस सर, नेमिंग हो गया। बाकी क्या है सर? तो देखो यहाँ पे ना सेकंड पोलर बॉडी रहती है, नॉट सेकंड, उसको हम पोलर बॉडी बोलेंगे सिंपल। पहले तो क्या बोलेंगे? पोलर बॉडी। ठीक है, यस। तो यहाँ पे क्या होती है आपकी
पोलर बॉडी होती है। तो हम इसको नाम दे देते हैं पोलर बॉडी। क्या नाम देंगे? पोलर बॉडी। ठीक है, पोलर बॉडी। ठीक है, मतलब क्या हुआ है, सेकेंडरी आपका oocyte बना है और पोलर बॉडी बना है। अब इसके अंदर मियोसिस जो है वो सेकंड बाकी है, क्योंकि फर्स्ट मियोसिस हुआ है। और इसके अंदर ना एक तो आपका बना है पोलर बॉडी एक, और दूसरा सेकेंडरी oocyte, दो चीज़ें यहाँ पे बनी है, बरोबर। मियोसिस फर्स्ट हुआ है। अब इसके अंदर क्या होता है, मियोसिस जो है वो सेकंड होता है, और मियोसिस सेकंड होने के कारण ये जो आपका सेकेंडरी oocyte होता है और ये आपका पोलर बॉडी है। ये सेकेंडरी oocyte से यहाँ पे बनता है आपका ओहम, और यहाँ पे जो है वो 2 3 मतलब ये जो तीनों भी है वो सेकंड पोलर बॉडी बनती है। कितने? सेकंड वाली पोलर बॉडी। ठीक है, और ये जो थी ये कौन सी थी? ये फर्स्ट पोलर बॉडी थी। समझ में आ रहा है? यस सर। तो फिर बाद में ये सेकेंडरी oocyte से, यस मतलब सेकेंडरी oocyte शॉर्ट में मैंने लिखा है, तो उससे फिर बाद में क्या बनता है? ओहम बनता है। मतलब एक ध्यान में रखनी है आपको चीज कि यहाँ पर जो मियोसिस होता है, मतलब मियोसिस सेकंड, ये एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन होता है। मतलब जब तक स्पर्म नहीं आएगा तब तक वो सेकेंडरी oocyte ही रहेगा। जब स्पर्म ओहम को जाएगा उसके पास, ठीक है, ये सेकेंडरी oocyte के पास जब हो जाएगा तब बाद में वो क्या होगा? ओहम बनेगा वहाँ पे। मतलब सेकेंडरी oocyte के अंदर मियोसिस सेकंड जो है वो कब कंप्लीट होगा? एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन। अगर फर्टिलाइजेशन हुआ ही नहीं तो फिर ओहम बनेगा क्या? नहीं, फर्टिलाइजेशन के समय पे ओहम बनता है, पहले नहीं बनता। ठीक है, ये चीज़ आपको क्या करनी है? याद रखनी है अच्छी तरीके से। सो ये मियोसिस सेकंड एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन होता है, ये आपको ध्यान में रखना है अच्छी तरीके से। ठीक है, यस सर। ये हो गया आपका सेकेंडरी oocyte का स्ट्रक्चर। तो ये जो है वो आपको क्या करना है? क्लियरली अच्छे से ध्यान में रखना है। आपका जो स्पर्म है वो 24 से 48 मतलब 24 to 48 उतने समय तक, उतने घंटों तक आपका स्पर्म एक्टिव रहता है। कितना? 24 to 48, 24 to 48। ठीक है, और आपका जो ओहम है वो सिर्फ 24 आवर्स 24 घंटे ही वो एक्टिव रहता है। ओहम, स्पर्म ओहम से ज़्यादा देर एक्टिव रह सकता है। ठीक है, ये आपको क्या करना है? क्लियरली अच्छे से ध्यान में रखना है। तो यहाँ तक हमने देखा इसके लेक्चर के अंदर, सबसे पहले मेंस्ट्रुअल साइकिल, उसके बाद हमने स्पर्मेटोजेनेसिस देखा, देन oogenesis देखा, देन स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म देखा, और स्ट्रक्चर ऑफ सेकेंडरी oocyte। आई होप कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, एक अच्छी सी कमेंट हमारे लिए हो जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे मोटिवेट। थैंक यू सो मच।